खिली हुई धूप, संडे की अलसाई हुई सुबह और आपका और हमारा साथ, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन भला क्या हो सकता है। संडे की बेस्ट वाली गुड मॉर्निंग और स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका। बातें करेंगे आज हिंदी साहित्य की। जब भी हम हिंदी साहित्य का जिक्र करते हैं ना, तो उसमें बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका आती है, क्योंकि बिहार की साहित्यिक भूमि काफ़ी उर्वर रही है। अगर आप गौर करें तो बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जो हमारे हिंदी साहित्य में उनकी देन अतुलनीय रही है, और वो सभी के सभी हमारे बिहार से ही हैं। अगर मैं बात करूं आचार्य शिवपूजन सहाय की, अगर मैं बात करूं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की, रामधारी सिंह दिनकर की, फणीश्वरनाथ रेणु की, तो इन्होंने जो कृतियाँ लिखी वो आज भी हिंदी साहित्य में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये सभी दिग्गज और जो साहित्यकार हैं वो हमारे अपने प्रांत बिहार से ही हैं। ये परंपरा आज भी जारी है, और आज भी अगर आप देखें तो हमारे हिंदी साहित्य में बिहार में कई ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी लेखनी में सादगी है, सरलता है और आम जीवन का यथार्थ भी है। एक ऐसे ही वयोवृद्ध नागार्जुन पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अपने पहले सेगमेंट अनमोल वचन से। रविवार की सुबह की सकारात्मक शुरुआत, अच्छे वचनों से शुरुआत, उन बातों से शुरुआत जिनकी बड़ी ज़रूरत होती है हमें हमारे जीवन में। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब रुख करूंगी और आपकी मुलाकात करवाऊंगी अपने आज के विशेष मेहमान से। आपको बताऊं कि आज हमने एक वयोवृद्ध साहित्यकार को आमंत्रित किया है, जिन्होंने 1962 से हिंदी साहित्य में लिखना शुरू किया। आपने न सिर्फ काव्य लिखा है बल्कि कथा संग्रह और उपन्यास भी लिखे हैं। साथ ही आपने आध्यात्म दर्शन पर भी लिखा है। संपादन का कार्य भी आप करते रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार सरकार ने 31 जुलाई को आपको नागार्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो स्वागत करिए हमारे साथ हमारे आज के विशेष मेहमान, नागार्जुन पुरस्कार से सम्मानित वयोवृद्ध साहित्यकार श्री भोला पंडित प्रणय जी का। अभिनंदन, स्वागत सर, बेहद स्वागत आपका। नमस्कार। एक अच्छी सी खिलखिलाती हंसी देख सकती हूँ मैं आपके चेहरे पर। शुरुआत करूंगी आपके नागार्जुन पुरस्कार से। कैसा लगा जब ये खबर मिली आपको कि आपको ये पुरस्कार मिला है? हाँ, नागार्जुन सम्मान एक साहित्यकार को प्राप्त होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी। क्योंकि नागार्जुन समाज से जुड़े हुए थे। उनकी कविताएं सामाजिक होती थी, छोटी छोटी चीज़ों पर भी कविताएं होती थी। तो इतने बड़े साहित्यकार का जन नायक के रूप में, जन कवि के रूप में नागार्जुन पहचाने जाते थे। तो ऐसे महान कवि का सम्मान प्राप्त होला राज्य सरकार से, कौन खुशी नहीं होगा। मैं भी आह्लादित हूँ। जी जी जी। बहुत लंबे समय से आप रचनाएं लिख रहे हैं, काफ़ी लंबी अवधि से आप लिख रहे हैं, है ना? जी। कब से वो जो जर्नी रही, शुरुआती दौर और लिखना शुरू किया, वो कैसा समय था, उसके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ, मैं 1950 से 1954 तक अच्छा लालजी उच्च विद्यालय में छात्र था। मैट्रिक की परीक्षा वहीं से दी थी मैंने। हमारे एक हिंदी शिक्षक थे पंडित अमोघ नारायण झा, वो काव्य पाठ करते थे क्लास में जी। इतना अच्छा करते थे कि उससे मैं प्रभावित हो गया। मैंने भी कविता लिखना शुरू कर दी। पंडित अमोघ नारायण झा स्वयं साहित्यकार, बहुत अच्छे कवि, तो उनकी प्रेरणा से मैंने लिखना वहीं प्रारंभ किया था। और असल में 1962 में पहले तो मेरा प्रारंभ हुआ कविता से,
जी। लेकिन 1962 में मेरा पहला उपन्यास छपा, वो अच्छा। इंसान था, जी। जिस पर फणीश्वर नाथ रेणु ने, पंडित अमोघ नारायण झा जी ने लिखा, भूमिका लिखी रेणु जी ने। अब बहुत तब खुशी हुई, लगा कि मुझे जमीन मिल गई है। बहुत सुंदर। जी। तो ये पहली जो आपका जो पहला उपन्यास था वो जी। प्रकाशित हुआ, जी। आपने बताया। कविताएं जो आपने लिखी वो ज़्यादातर आसपास के माहौल पर केंद्रित रही, आपको जनवादी कवि भी कहा जाता है। जी। कुछ काव्य संग्रहों के बारे में भी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, कोई भी कवि जी। संवेदनशील होता है, किसी बिल्कुल सर। समाज में ही रहता हुआ, किसी परिवार में ही रहता है, कोई उसका मित्र ही होता है, दुश्मन भी होता है। तो ऐसे लोगों का जीवन, ऐसे कवि का जीवन, कविता पर उसका प्रभाव नहीं पड़े तो किस पर पड़े? बहुत सुंदर। वो तो पढ़ना ही लिखेगा है। ही, जो भुगतेगा उसको लिखेगा ही, उसमें और नमक तेल मिला करके उसको उसमें 4 चांद लगाएगा। ऐसी ही प्रक्रिया चलती रही है आज तक साहित्यकारों की। जी। जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं पहले भी, उनकी भी अपनी समस्या है, उनका भी सामाजिक परिवेश है। उन परिवेश में रहकर भी, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे जयशंकर बिल्कुल, प्रसाद बिल्कुल। हो, कोई हो, उसके अनुरूप ही वो अपनी रचना करते हैं। मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ, मेरी भी रचनाएं समाज पर है टिकी हुई। कोई कविता जो सुनाना चाहेंगे, कोई कविता आपकी हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? कोई कविता जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, जो समाज से कविताएं जुड़ी तो है। अनेक हैं, जी। आप जिस ढंग के कहिएगा। अब जैसे एक छोटी सी कविता है, जी। बड़ा आदमी। अच्छा, क्या कहते हैं इसमें आप? बरगद का बड़ा पेड़ अत्यंत ही छोटा फल देता है, पर तरबूज की बेल बड़ा फल देती है। क्यों? इसलिए कि बरगद के विशाल साये में थके मांदे राही बटोही सुस्ताते और नींद भरते हैं, तरबूज की बेल के नीचे नहीं। अगर बरगद पर बड़ा फल होता, अगर अचानक टूट कर गिर पड़ता तो निश्चय ही मनुष्य मर जाता। प्रकृति की इस बुद्धिमत्ता से सबक यह मिलता कि बड़े आदमी के साये में रहो, उसके फल की आशा मत रखो। बहुत सुंदर। अगर जीना चाहते हो जी। तो छोटों के पास जा, आहा। मेहनत करो, बहुत सुंदर। धूप शीत बरखा खाओ, बड़ा फल मिलेगा। बहुत सुंदर। और मैं विस्मित हूँ किस तरीके से आपने सोचा है इस बारे में। बरगद के पेड़ पर छोटे फल होते हैं और तरबूज का जो जिक्र किया आपने, और किस तरीके से संदेश के साथ लेकर आए। बहुत सुंदर रचना आपकी। कुछ जानना चाहूँगी अन्य काव्य संग्रहों के बारे में। बहुत सारी काव्य संग्रह आपके आए, बहुत सारे काव्य संग्रह आए, कविताएं बहुत लिखी आपने। कुछ काव्य संग्रह लेकर आए हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं? जी जी, कुछ ये सब कुछ किताबें जी। हैं। एक किताब है गिरते हुए पत्तों का बयान, जी जी जी। काव्य संग्रह है, इसकी बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। एक है, आप इसे हमारे दर्शकों को दिखाएं, सीधा रखें, इसे दर्शकों को दिखाएं। नहीं सुने? जी जी, आप इसे मुझे दें। तो ये बहुत सुंदर रचना है, और ये जो किताबें हैं भोला पंडित प्रणयी जी की, मैं अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाना चाहूँगी। जो रचनाएं हैं वो आज भी हम सभी के लिए अमूल्य हैं, क्योंकि जो इन्होंने लिखा है वो जनमानस से जुड़ी हुई बातें हैं। कुछ और किताबें हैं आपके पास जो ज़रूर दिखाना चाहूँगी, और ये है छोड़े गए शब्दबान। ये काव्य संग्रह है आपकी, ये काव्य छोड़े संग्रह। गए शब्दबान। अच्छा, और एक किताब देख रही हूँ मैं आपके पास, ये किताब है रेत पर सागर किनारे। ये कथा संग्रह है? जी, ये सब काव्य संग्रह है। सारे काव्य संग्रह हैं। 4 कथा अच्छा। संग्रह, एक कथा जी। संग्रह, 4 उपन्यास मैंने लिखा है। और ज्यादातर आपने काव्य संग्रह ही लिखा। 14 काव्य पुस्तकें हैं। जी। छोड़े गए शब्दबान, क्या कहती है ये किताब, और किस तरह की काव्य का संग्रह है इसमें? छोड़े गए शब्दबान, यानी जो भी जी समाज के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए, दुनिया विश्व के लिए
कवि जो कुछ भी कह रहा है वो एक बाण की तरह छोड़ा गया। जी। अब वो बाण लगे या नहीं लगे, उससे आहत हो या नहीं हो, ये अलग बात है। लेकिन कवि ने समय पर बाण छोड़ दिया है, छोड़ा गया वो शब्द बाण, यही उसमें भाव है। जी जी, कुछ कविता इस पुस्तक से, इस काव्य संग्रह से सुनाए हमें। मुझे लग रहा है देश के अब विभिन्न जैसे पहलू पर है। जी एक कविता सुनने आ जाए। जरूर। अभी अमृत काल चल रहा है, जी। पूरे हमारे देश के लोग खुशियां मना रहे हैं, हमारे नेतागण खुशियां मना, जनप्रतिनिधियां खुशियां मना रहे हैं, हम लोग भी बिल्कुल। मना रहे हैं, जगह जगह पर कोई कार्यक्रम करके करते हैं। उस पर एक छोटी सी व्यंग्य कविता है हमारी। अच्छा। एक प्रौढ़ा अपनी असमत का सौदा जिस हुस्न खूबी के साथ कर लेती है, नवोढ़ा झिझकती है। देश के अध्येताओं, संवाददाताओं, नेताओं, सरहदी जवानों से कह दो कि अब वो मेरी रक्षा न करे, खून का एक कतरा भी न बहावे। जी। क्यों? इसलिए कि अब मैंने एक बलात्कारी सभ्यता को जन्म दे दिया है। अब मेरा कौमार्ज कोई भंग नहीं करेगा। अब मैं 25 की नहीं 75 की हो गई हूँ। मैं भारतीय स्वतंत्रता हूँ। मेरा बढ़िया। अमृत काल बीत रहा है। क्या बात है। और लिखने का अंदाज बेहद ही खूबसूरत। और आपने कहा कि एक कवि जो है वो शब्द के बाण छोड़ देता है और फिर उसे समाज किस तरह से अपने में परिवर्तन लाता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ बातें मैं करूंगी। आपका संसर्ग रहा, साथ मिला फणीश्वरनाथ रेणु जी के साथ आप रहे। आपने कहा आपके काव्य संग्रह में उनकी भूमिका भी आई, उन्होंने लिखा भी। कुछ उन मधुर दिनों की याद अगर हमसे साझा करना चाहें, फणीश्वरनाथ रेणु जी के साथ जो देखिए, समय उनके व्यतीत संदर्भ हुआ। में थोड़ी सी भूमिका यह है, जी। जब मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था 1954 में रेणु की पहली पुस्तक महिला अंचल का प्रकाशन हुआ था। मैं वहीं जान गया था। हमारे साहित्य शिक्षक का बतला दिए थे कि रेणु जी की एक बहुत अच्छी किताब आई है महिला अंचल। बाद में देखने को मौका मिला। रेणु कहाँ, तो हमारे गांव के बगल में पड़ोसी गांव में है। जी। उनके दर्शन के लिए हम गुरुजी के साथ, उसी के साथ, वो भी चाहते थे कि मिलें, तो हम लोग बैलगाड़ी से एक बार उनके यहाँ गए। जी। गए, दर्शन किए, खुशी हुई। रेणु जी ने ही बताया कि अरे पंडित, तुम्हारे घर के पिछवाड़े में मेरा ननिहाल है, तुम नहीं जानते हो? हम कहा नहीं आता। हाँ, हम आएंगे, तुमसे भेंट करेंगे। जी। उनकी एक पहली पत्नी से एक लड़की कविता थी। अच्छा। कविता नाम की। तो हमारी भंगनी भी एक कविता थी। दोनों में सखी का रिश्ता लग गया। जी। जब सखी का रिश्ता लग गया तो समाज में नियम है कि पर्व त्योहार शादी विवाह में एक दूसरे को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जी, जाता है, बिल्कुल। उत्साह प्रदर्शन किया जाता है। तो कविता में सखी लगने के से रेणु जी हमारे बहनोई हो गए, जी। कविता की माँ हमारी बहन हो गई, क्योंकि वो कविता भंगनी है। बिल्कुल। और यह सिलसिला बहुत जबरदस्त चला। अच्छा। यह सिलसिला फिर कभी तोड़े नहीं। जब भी मैं वहाँ जाता था स्वागत करते थे। मैं मांस मछली नहीं खाता हूँ और वहाँ खूब मांस मछली चलता है। जब भी आते, एक कविता है उसमें कि अच्छा। कैसे मैं 1962 में गया, कैसे इसके बाद मैं कैसे गया, कब कब गया। पटना भी आया था, राजेंद्र सर्जिकल वार्ड, राजेंद्र नगर में। यहाँ पर भी वहाँ बराबर आकर मिलता था। मेरा एक उपन्यास नहीं, कथा संग्रह वो छपवाना चाहते थे राजकमल प्रकाशन से।
अच्छा। प्रयास किया गया लेकिन किताब नहीं छपी छपी। नहीं। रेणु जी हमको लौटा के दे दी कि जाओ पढ़ो, छोड़ो इसके भरोसे में मीटिंग में। तो रेणु जी का संबंध हमारा बहुत बढ़िया रहा। अगर कविता सुनना चाहते जरूर हैं तो जरूर, सुना देंगे। बिल्कुल सुनाए हमें, क्योंकि अपने आप में एक सुंदर बात है कि उनका सानिध्य आपको मिला। कथा फणीश्वर नाथ रेणु, दो मुलाकातें। सुनाए। बहुत दिनों बाद मैं आया हूं अपने हीरामन के घर हिंगना। वह घर तब भी अपना ही था, जहां मोटरसाइकिल की जगह बैलगाड़ी का सुपर टप्पर था और दरवाजे के प्रांगण में पांगुर करते एक जोड़ा पुष्ट हठीले हीरे मोती, जिसके चमड़े के कंठे में गुथे चित्ती कौड़ियाँ, रंटियाँ और घुंघरू थे। इधर बंगला के बरामदे की दीवार पर चित्रित भित्त चित्र की मजूरी के समक्ष मसहरी तनी खाट पर श्वेत लुंगी बनियान में साधना रत ऋषि, जिन्हें एक मुलायम तकिए के सहारे पेट के बल लेटकर कलम को घसीटते देख जब मैं औचक उन्हें सादर नमन करता हूँ, तब वो चौंक कर अपने गोल्डन फ्रेम जड़ित चश्मे से झांक कर पूछते हैं, आ गए संत जी, बैठिए, की हाल चाल। कुसुमलाल, जो खाट के बगल बरामदे पर पटसन से लधा बांट रहा था, वो बिना आदेशित उठकर आंगन की ओर मुड़ जाता है। वह पद्मा को मेरे आगमन की सूचना देने वहाँ मछली भात तो बनकर तैयार है, और अब इस शाकाहारी के लिए सिर्फ दाल सब्जी ही बनानी होगी। घर में घी पापड़ अचार तो है। वह चूल्हे पर अधन डाल दरवाजे पर आती है। बालक बेनू उनके संग लग जाता है। कुशल क्षेम के बाद वह बेनू से कहती है, इन्हें प्रणाम करो, मामा जी हैं। मैं झेप जाता हूँ, क्योंकि बेनू के लिए मेरे पॉकेट में न तो बिस्कुट का पैकेट है और न लेमन जूस ही। मेरी लाचारी को पढ़कर भी वो खुश है। मैं उसका मामा जो हूँ। बहुत सुंदर। दूसरा है 1962 में जी। मेरा पहला उपन्यास जो छपा था, उसकी छपी प्रति लेकर मैं वहाँ पहुँचा था। अच्छा, उस घटना का चित्रण किया है आपने शब्दों के माध्यम छपे से। हुए फर्मे के साथ मैं अपने प्रथम उपन्यास वह इंसान था की भूमिका लिखवाने पहली बार पटना आया हूँ। राजेंद्र नगर ब्लॉक नंबर 2 स्थित क्वार्टर नंबर 30 की सीढ़ी पर पांव रखता हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु की निहायत छोटी सी नेम प्लेट पढ़कर दूसरी मंजिल के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। क्षण भर बाद रेणु जी स्वयं दरवाजा खोलते हैं। मेरे समक्ष बरगद का एक झपड़ा गाछ बट बाबा, जिन्हें सश्रद्धा नमन करता हूँ। जी। घर से आ रहे हैं, कुछ तो जरूर मनपसंद चीज मेरे लिए लाए होंगे। क्या बात। हाँ, आपकी मनपसंद चीज औखड़ा लाया हूँ। फरही धान के लावा से बना हुआ लड़ुआ, औखड़ा अच्छा, कहा तो जाता है। आप ये लेकर गए हाँ। थे जब उस वक्त वहाँ जाना हुआ था। वाह, आप तो मेरी बहुत याद रखते हैं। जी। अजी सुनिए और देखिए कौन आए हैं। बेनूर मामा। ये कहा करते थे वो बेनूर आपको। मामा। अच्छा। तभी संकीर्ण पूजा घर से निकल ललिता दीदी पहली बार मुझे देख खिलखिलाकर हंसने लगती है। जी। इधर मेरी आंखों में सफेद सेंचुरी साड़ी में भक्तिमती मीरा की छवि कौंध जाती है। आहा। अब मेरा सत्कार थेरेपटिन बिस्कुट और लेमन टी से होता है।
इस बीच मेरी दृष्टि साधना कक्ष के फर्श पर लिखे जा रहे जुलूस उपन्यास के कुछ कटे छटे अस्त व्यस्त बिखरे पन्नों पर जाती है। गोरियर गांव में बसा पाकिस्तानी रिफ्यूजी टोला, जुलूस की नायिका पवित्रा की मनोव्यवस्था, उस टोले का नाम क्या रखा जाए? बहुत बढ़िया। नोबिल नगर नहीं बाबा, नोबिल नगर बोलो, पाकिस्तानी टोला नामे स्कूल का रजिस्टर खोलो, बोलो हरी बोलो, बोलो हरी बोलो। सर, अगर हम बात करें आपके साहित्य रचना की, आपने गज़ल भी बहुत लिखा है, गज़ल की भी रचना आपने की है, तो ये कैसे शुरुआत हुई? गज़ल कब लिखना शुरू कर दिया? गज़ल कैसे लिखना शुरू किया? मैं बचपन से ही गायक था जी। गीत गाता था, नाचता था। अच्छा। पैर में घुंघरू बांध करके पिताजी नचवाते थे। बहुत गरीब परिवार का मैं था। जी। उससे पैसे मिलते थे, उससे परिवार चलता था। अच्छा। तो गाने का बीज मेरे भीतर पिताजी ने बचपन में ही डाल दिया था। इसलिए जब मैं कविता लिखने लगा और गजलकारों की संगति हो गई तो मैंने भी गजल लिखना शुरू कर दी। 3-4 किताबें हमारी गजल की है, मैं नहीं ला पाया हूँ, कुछ याद भी नहीं रहता है ठीक जी से। जी जी। फिर भी मैं एक हाथ सुना कुछ देता सुनाए, हूँ। कुछ सुनाए गज़ल की पंक्ति। सुनाए हमें। ऐसी है संसार की बातें, दिशाहीन रफ्तार की बातें, रफ्ता रफ्ता सदी खिसक करती भ्रष्टाचार की बातें, गुलशन गुलशन केवल होती कांटों के सिंगार की बातें, कड़वी लगती जब लोगों को सुहबत शिष्टाचार की बातें। आहा, क्या बात है। अब तो भाई भाई में होती प्यार नहीं दीवार की बातें, करते खुद के हित प्रदर्शन, करते कभी न हार की बातें, झोपड़ पट्टी का पर नहीं भी करता सदा मीनार की बातें। क्या बात, बहुत सुंदर प्रतीकात्मक जो पंक्तियां और हैं। जी सुनाए। ये आपकी दूसरी गज़ल जिसे आप सुनाना चाह रहे हैं, सुनाए हमें। हमें नियति के हर पन्ने को हर दिन पढ़ना है। हमें नियति के हर पन्ने को हर दिन पढ़ना है, अपने घर में उम्र कैद हो सब दिन जीना है। यह कैसी मजबूरी है इस जगजीवन में आकर, सुधी सपनों की खोता आया खुद को सदा भुलाकर, कुछ भी हो इस महासमर तक जीवित रहना है, अपने घर में उम्र कैद हो सब दिन जीना है। लंबी बनी सुरंग की जिसमें बहती कलमश धारें, जर्जर हुई दीवार की इसमें पड़ती गई दरारें, भित्ति चित्र के पिंजरे की अनबोली मैना है, अपने घर में उम्र कैद हो सब दिन जीना है। बहुत सुंदर पंक्तियां। औंधे मुंह मंगल घट लुढ़का रहता खाली खाली, जी। इधर कल्पना हरदम बुनती उलझे मन की जाली, सब कुछ आस पास है लेकिन वह बेगाना है, अपने घर में उम्र कैद हो सब दिन जीना है। अंतिम कड़ी है जी। अंध कक्ष में ही मिलती है आ बाहर की पाती, अंध कक्ष में ही मिलती है आ बाहर की पाती, दीप जलाकर उकसा देते अंतर मन की बाती, बंद लिफाफे में पाती का खाली कोना है, अपने घर में उम्र कैद हो सब दिन जीना है। क्या बात है, लिखने का अंदाज ही बिल्कुल अलग आपका। एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे, किस विषय पर लिखना है, क्या लिखना है, ये कैसे मन में आता है ख्याल? क्या लिखना है, कैसे सोचते हैं,
कैसे उठती है कलम और कैसे निर्मित होती है रचनाएं आपकी? ये कुछ तो दृश्य प्रभावित करता है मन पर, जी। और जो ज्यादा प्रभावित करता है तुरंत कलम पकड़ के पॉकेट में कागज है, अच्छा। मैं लिख लेता हूँ। यही है। जी जी। बहुत सा ऐसा दृश्य है। एक ठिहा कविता वहाँ देखा, मुंगेर गया था मैं। अच्छा। मैं 2 मंजिला पर ऊपर बैठा हुआ था, नीचे सड़क के किनारे ठिहा सब। अरे पूछा भाई ये कौन चीज है? ठिहा है, इसमें जानवरों को काटा जाता है रख करके। ओहो हो। और उस पर मैंने एक अच्छी कविता लिख दी। कहीं ना कहीं दिल को छू जाती है जो बात, जी जी। मन को छू गई बात, कुछ पंक्तियां दिल में आई और वो आप कागज पर उसी वक्त लिख लेते हैं, फिर वो स्वरूप ले लेती है। आप बात करूंगी आपके उपन्यासों की। उपन्यास, कौन कौन से उपन्यास लिखे और किन विषय वस्तु पर लिखा आपने? देखिए, असल चीज तो मानवता है जी। सब में, हर चीज में। नारी विमर्श पर मेरी बहुत प्रयास शुरू से रही है। एक उपन्यास जिस पर रेणु जी ने भी लिखा है, विदग्धा, उसमें मैंने यही दिया है, एक नया विश्लेषण है। अच्छा। एक पत्नी अपने पति से अपने पूर्व प्रेमी को शरीर देने का अधिकार मांगती है। अच्छा। वो प्रेमी था हमारा, बहुत ही एक अलग और जब से दृष्टिकोण। आपसे शादी हुई है वो पागल हो गया है। इतना बड़ा टैलेंटेड आदमी वो एक शरीर के लिए पागल हो गया है। इस विषय पर पति- आपने उपन्यास लिखा? जी, इस पर- विषय पर आपने पूरा उपन्यास लिखा जी, है। जी। और कौन सी रचना है उपन्यास के बारे में बात करूं तो, और किस विषय वस्तु पर और लिखा? इसके बाद दूसरा उपन्यास है विरूप चेहरे है। सामाजिक स्थिति की विरूपता जहाँ जहाँ है, अच्छा। चाहे नीचे स्तर में हो चाहे ऊपर स्तर में हो, पूरा गांव से लेकर काशी तक में जितने भी लोग बड़े लोग हैं, सारी एक कहानी गुथी हुई है उसमें। अच्छा। विरूप चेहरे है। तीसरा उपन्यास है मुझे स्कूल जाने दो। क्या कहता है ये मैं टीचर उपन्यास? था, मैं स्वयं गुरुजी, जी जी जी। और जिला का आदर्श शिक्षक के रूप में मेरा चयन हुआ, बहुत सुंदर। और आदर्श विद्यालय में ही मुझे बाद में दिया गया। जी। आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए, हाँ। उस पर उसकी चर्चा है। कैसा विद्यालय होना चाहिए। रेणु जी मुझे स्कूल जाने दो पंक्ति पढ़ करके अपने दरवाजे के सामने लिखवा करके टंगवा दिया था कि बहुत अच्छी सूक्ति है, मुझे स्कूल जाने दो। बच्चियां अपने माता पिता से कह रही है कि मैं घर में नहीं रहूंगा, मुझे स्कूल जाने दो, स्कूल बुला रहा है। बहुत तो बढ़िया। ऐसा स्कूल बनाइएगा तब तो लोग भागेगा क्या बच्चा। बात, बहुत बढ़िया। स्कूल की स्थिति उसमें शिक्षक की बहुत कम, 2500 रुपये में सब डीएती सब भत्ता मिला करके मिलता था। यानी जो आपने महसूस किया एक शिक्षक के तौर पर कि एक आदर्श विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ऐसा बनाए हम विद्यालय की बच्चे खुद कहें मुझे स्कूल जाने दो। ये मुख्य मकसद रहा इस उपन्यास को लिखने के पीछे। और मुझे लगता है शायद एक शिक्षक के तौर पर जो आपके अनुभव रहे उसे शब्द दिए आपने अपनी इस रचना में। अब बात करूंगी आध्यात्मिक दर्शन की। आपने आध्यात्म पर भी लिखा, ये जी हाँ, विचार मैं- कैसे आया? पहली तो बात ये। हाँ जी हाँ, मैं विद्यार्थी जीवन से ही जी। महर्षि में ही परमहंस जी एक महान संत हो गए हैं जिनका आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में है। वो संत मत चलाते हैं। जब हम बातें कर रहे थे आपके उपन्यासों के बारे में, आपने जिक्र किया मुझे स्कूल जाना है, जाने दो। मुझे स्कूल जाने दो। इस उपन्यास के बारे में उसमें कुछ पंक्तियां लिखी हैं आपने शिक्षकों के निमित्त, वो पंक्तियां सुनाना चाहेंगे हमारे जी दर्शकों हाँ, को? जी शिक्षकों की स्थिति उन दिनों बहुत दयनीय होती थी। जी। इसलिए राष्ट्र निर्माता शिक्षक कह करके एक कविता है उसमें, सुनाएं। मुझे याद है, मैं सुना रहा हूँ। बिल्कुल सुना। मैं राष्ट्र निर्माता हूँ,
किंतु लोग मुझे मास्टर, मौलवी, पंडित, अध्यापक कहते हैं अथवा जो जी में आया कहते हैं। इसीलिए तो गोविंद मंडल कहते थे बच्चों से, क्यों रे मास्टरवा आया घर से। मैं स्कूल का माली, 100 फूलों का माली हूँ। प्राणों के रस से सींच सींच अनुप्राणित करता डाली हूँ। अक्षर अनुशासन की छेनी से नित शिलाखंड जो रूपहीन को ठोक ठोक कर गढ़ता हूँ। मैं मानव चरित्र का सृष्टा हूँ, मैं राष्ट्र निर्माता हूँ। क्या बात है। किंतु निर्जा की माँ मुंह फुला कर कहती है तुम कुछ नहीं हो। गांव का गुरुजी भी क्या गोरू है, वह तो वैसे ही जैसे काम नहीं मिलने पर सुखिया की माँ भी धान कूट कर खाती है। यह भी कोई जीवन है। कहते तो हो कि 17 बरस की नौकरी हो गई और 7 धूर जमीन नहीं खरीद सके अब तक। निर्जा का भी विवाह किया भगवान भरोसे झकमर कर, तो तुमसे क्या उम्मीद। इससे तो अच्छा नथुनिया है जो जनसेवक में रहता है, पैसा भी पाता है पूरा, ऊपर से रोब जमाता है। वही बांस घर के 2 छप्पर वाले घर हैं जिनके अनेक छिद्रों से कितने हिम आतप सहती आई हूँ। होते मर्द तो बनवा देते पैसों से पक्का मकान। और कहूँ क्या, सोहन जो पढ़ने जाता है फीस नहीं दे पाते उसकी, नाम कट गया, कलम नहीं है, क्या गुरु का बच्चा गोरू ही चलावेगा। क्या सोचने लगे, महीनों से चूड़ी से हाथ खाली है, लगता जैसे विधवा हो गई हूँ। साड़ी जो चिथड़ी चिथड़ी हुई उससे मेरी लाज चू चू कर गिरती है। जब कुएं पर पानी भरने को जाती हूँ तो वो कोने पर घर वाला हकरू बुढ़वा है ना, नित नजर गड़ा कर देखता मेरे तन को। क्या दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाएगी, क्या पैसा नहीं मिला महीनों का वेतन। क्या सोचने लगे, क्या पहनेगी बिटिया मेरी। घर के पिछवाड़े में जो मेला लगता है, रंग बिरंगी तितलियां उतरंगी, रोक सकोगे निर्जा का मन कठोर। कितना सुनाऊं, बीवी की तीखी बातों से मन तीता तब हो जाता है। तब इच्छा होती गुरुवाई को लात मारकर धरती के धानी अंचल पर सोने का श्रमदान करूं, शोणित श्रम सीकर केवल पर अपने ही घर से नवयुग का निर्माण करूं। किंतु समझेगा कौन कि कैसे जिए जा रहा हूँ, ईमानदारी के पंखों पर कहाँ उड़े जा रहा हूँ। ईमानदारी छोड़ता हूँ तो राष्ट्र डूब जाता है, अगर नहीं तो पेट सूख जाता है। बहुत अच्छी बात ये लगी जब मैं आपकी कविता सुन रही थी। मन की सारी बातें निकल कर आना, जो घर में एक वातावरण, जो पत्नी की बातें उन्हें शब्दों में पिरो देना और सारी बातों को एक कविता का स्वरूप दे देना। शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं और बेहद ज़रूरी है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहे, और हम बहुत परिवर्तन भी देख रहे हैं। शिक्षक का जो स्थान है वो अप्रतिम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों के साथ कुछ बातें आपसे जानना चाहूँगी। बहुत लंबा दौर देखा है साहित्य में आपने, वो भी दौर देखा जब आप फणीश्वरनाथ रेणु जी के साथ रह रहे थे और लिख रहे थे। वर्तमान दौर में भी आप लगातार लिख रहे हैं, कुछ परिवर्तन दिखता है? जी हाँ। क्या कहेंगे? जरूर परिवर्तन है। बताएं। आज के दौर में साहित्यकार गौण हो गए हैं, साहित्य लोग नहीं पढ़ते, मोबाइल पढ़ते हैं। मोबाइल में जी उसी पर कविता पढ़ते हैं, उसी पर कहानी पढ़ते हैं। किताब कौन पढ़ता है, कौन खरीदता है? एक पत्रिका भी नहीं पढ़ा सकता है। मैं 21 वर्षों से मैं अपनी पत्रिका निकाल रहा हूँ जी। अपने को गलगल करके पत्रिका को संजीवित रखा है, लेकिन लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। मोबाइल पर ही आजकल कवि गोष्ठी होती है, मोबाइल पर ही सब संदेश चला जाता है, लोग पढ़ लेता है।
ढेर के ढेर मोबाइल पर लोग भेज दिया कविता, वहीं पढ़ लीजिए, मीटिंग कर लिया, पढ़ लीजिए। अरे भाई, ये तो एक नया दौर है, जी इसको क्या कहा जाए, तकनीक का दौर कह सकते हैं आप हाँ। इसे, तकनीक का दौर है, परिवर्तन जो जरूर दिख ये रहा है। फिर से पुनर्जीवित करने के लिए जी, साहित्यकार पैदा होगा, तभी होगा। क्या प्रयास होने चाहिए, क्या कहेंगे? प्रयास यही होना चाहिए। जी उनका जो पहले गुरु गोष्ठियाँ, कवि गोष्ठियाँ होती थी जगह जगह पर, जी जी दरवाजे पर, मुख मुख जगह पर, पर्व त्योहारों के अवसर पर सभी जी। एकजुट जमा होकर के सुनाते थे, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते थे। किताब छपती थी, सब में बढ़ती थी, लोग उसके लिए तैयार रहते थे। वो समय गुजर गया, हम्म, अब वो समय नहीं रहा, और आज तो पूछता भी नहीं है। कैसे प्रयास होने चाहिए आप बताएं, अपने मन से बताएं, क्या ज़रूरत है कि हम उस साहित्य की सुंदर धारा को फिर लेकर आएं, क्या कहेंगे? साहित्य क्या है? साहित्य क्या है? स्वहितम। साहित्य में संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता है, मानवता है, शांति है, शुभ है, सब कुछ उसमें है। जी तो वही नहीं एक चीज है जो जिंदा रखता है मानवता को, विश्व मानवता को, वसुधैव कुटुंबकम को। जी साहित्य आज यहाँ है तो लोग कार्ल मार्क्स को लोग कैसे जानेगा, बिल्कुल और बिल्कुल। वहाँ के लोगों को आज यहाँ का लोग कैसे जाएगा, हमारे भगवान बुद्ध का संदेश कैसे वहाँ जाएगा जी विश्व भर में। तो ये इसको जिंदा रखना है। रामायण नहीं था तो आज कहाँ प्रभावित होता, इतनी चर्चा कैसे होती। जो नए रचनाकार हैं, जो नवोदित रचनाकार हैं, जो नया लिख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो नए रचनाकार से जो रचनाकार अभी लिख रहे हैं, जिनकी रचनाएं आ रही हैं, जो उभरते हुए रचनाकार हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उन्हें क्या कहेंगे अपने अनुभव के माध्यम से? देखिए, हर रचनाकार आज के रचनाकार आत्मश्लाघा से पीड़ित है। 4 लाइन लिखा नहीं कि सोचा कि हम तो बहुत बड़ा कवि हो गए। बिल्कुल, एक कहानी लिख लिया तो सोचा कि हमसे अच्छी कहानी कोई नहीं लिखा। कहने का ये तात्पर्य, प्रवृत्ति मनुष्य को पहले हटाना है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि पहले तो अपनी रचनाओं में जो मुख्य बातें हैं उसे लेकर आएं, बहुत सारी रचनाएं करें और उसमें गहराई तक जाएं। आपके इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज वक्त निकालने के लिए, धन्यवाद। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की एक वयोवृद्ध साहित्यकार से। आपको नागार्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भोला पंडित प्रणयी जी। जब ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो लगता है कि उनकी नज़र कहाँ कहाँ समाज पर जाती है और सही में उनके शब्द कितने तीर छोड़ जाते हैं। जहाँ देखने की ज़रूरत है, जहाँ सोचने की ज़रूरत है, कुछ बातें हमें भी जानने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और वो बातें आती हैं आपके माध्यम से। कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें ज़रूर लिख भेजें। इसके लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।